हेलो माय आयोटास, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सारे के सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है इस चैप्टर के, तो मैंने इसके ऊपर एक वन शॉट वीडियो बनाया। आप लोग मेक श्योर करना कि वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, उसके बाद ही आप लोग कोई भी चीज करने की कोशिश करना, क्योंकि यहां पे मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। कॉन्सेप्ट्स को अलग से डिटेल में बेसिक के साथ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं वन शॉट वीडियो में बता चुका हूं। तो मेक श्योर वो आप जरूर देख लेना। बाकी आप बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ, बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सही टाइम पे रिलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, जिसमें आप लोगों के पास कहा गया है क्या, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, और इनको आपको लीनियर इक्वेशंस में बनाना है। तो कैसे आप इनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में बनाओगे? कह रहे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कि क्लास 10th में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, उन्होंने किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज जो है हमने मान लिए है x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान ली है कितनी है, y है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके पास क्या बोला गया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं कितने हैं बेटा? 10 बच्चे दिए गए। तो ये जो 10 होगा किसके बराबर होगा बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के बराबर होगा, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के बराबर होगा। उसके आगे क्या कहता है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये दोनों इक्वेशंस आपने फॉर्म कर लिए, इसके बाद आपको इनके सॉल्यूशन बनाने, फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी थी, अब इनके सॉल्यूशंस निकाल के आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और अगर y को 0 रखूंगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। वैसे ही इस इक्वेशन में अगर मैं x को 0 रखूं तो y का वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना? 4। अगर मैं x को y को 0 रखूं, एक काम करते हैं, y को 0 रखते तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना? -4। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x का वैल्यू मान लो आपने 3 रख दिया, तो y का 2 रख दिया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? या 3 रख दिया, 3 रख दो। x का वैल्यू अगर आपने 3 रख दिया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। तो सोल्यूशन भी पता चल गया। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। कैसे करोगे? ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। वैसे ही ये यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब आपके पास क्या है? पहला है 0,10 और 10,0। तो 0,10 यानी कि x 0 है तो y 10 मान लो यहां पे है कहीं पे, y 0 है तो x क्या है? 10 है, यहां पे है मान लो कहीं पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाना है आपको, है ना, क्योंकि गिनती खत्म हो गई है हमारे ग्राफ पे, इसलिए मैंने उसको वहां पे अज्यूम कर लिया। फिर दूसरा क्या है आपके पास? 0,4 और 3,7। 0,4 यानी कि x 0 है तो y 4 है, और दूसरा क्या है? 3,7 यहां पे है कहीं पे, यहां पे। तो बस अब इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दो, तो बस ये आपके पास ग्राफ बन गया। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना है इसको, सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब यहां पे ना मैं आपको बस इक्वेशन बनाऊंगा और आप ग्राफ खुद से ड्रॉ कर लेना, है ना, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट एक साथ आपके पास कितना है? 50 रुपए है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कॉस्ट टुगेदर कितना है? 46 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कह रहे भैया क्या, मान लो आपके पास एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है? x रुपीज आपने मान लिया, और एक पेन का कॉस्ट आपने कितना मान लिया है? y रुपीज मान लिया। एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज मान लिया है, एक पेन का कॉस्ट आपने कितना मान लिया है? y रुपीज। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा? 5x हो जाएगा। 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। और इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है बेटा? 50 रुपए है। इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है? 50 रुपए है, 50 रुपए है।
ठीक है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x और 5 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5y, इन दोनों का कंबाइन कॉस्ट कितना हो जाएगा 46 रुपीज, 46 रुपीज। इक्वेशन बन गई है, ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चल, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, वेयर एज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग। तो आपको ये बताना है इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकाल लो। a1 कितना है बेटा 5 है, a2 कितना है 7 है। फिर आप b1 अपॉन b2 निकाल लो। b1 कितना है बेटा -4 है, b2 कितना है 6 है, काटोगे तो -2/3। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अगला सवाल कहते हैं इसका बताओ। तो सबसे पहले a1 कितना है 9 है, a2 कितना है 18, तो यानी कि कितना आ गया 1/2। फिर दूसरा क्या है b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 6 है, यानी कि 1/2 आ गया। फिर क्या है c1 कितना है 12 है, c2 कितना है 24 है, ये भी 1/2। तो तीनों आपस में बराबर आ गए हैं। तीनों अगर आपस में बराबर हैं, तीनों अगर आपस में बराबर हैं बेटा, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन यानी कि कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है जी। चलो अगला सवाल यहां पे निकाल लो। 6/2 a1 अपॉन a2 यानी कि 3 आ गया। फिर -3 अपॉन -1 यानी कि देखो नेगेटिव साइन को लगाना मत भूलना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ कर लेते। तो यहां पे भी आंसर कितना आ गया 3 आ गया। लास्ट क्या है 10/9। तो क्लियरली दिख रहा है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, बट डज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा? ये इस सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन यानी कि पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। चलो अब आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। तो देखो 3/2 a1 अपॉन a2 आ गया, b1 अपॉन b2 निकालोगे तो 2/-3 है। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है। तो इसका मतलब क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। इसको अगर मैं निकालूं तो 2/4 a1 अपॉन a2 यानी कि 1/2, b1 अपॉन b2 यानी कि -3 अपॉन -6, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। c1 अपॉन c2 यानी कि 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/9, 1/2, 1/2। तो यानी कि a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 but does not equals to c1 अपॉन c2। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है ये कैसा है? पैरेलल, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है भाई। चलो देखो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं। कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी लेनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है भैया एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स को अगर समझना है तो वन शॉट वीडियो को जरूर देखना, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में चीजों को समझाया है। यहाँ पे बस हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं एनसीईआरटी के। आ जाओ, इसमें अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालू, a1 है आपके पास 3/2, a2 कितना है आपके पास 9 है, ठीक है। इसको इधर भेजोगे तो ये कटेगा इससे, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9 यानी कि 1/3, तो ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 यानी कि b1 कितना है 5/3, b2 कितना है -10 है। इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 5/-3 इंटू 10 यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 1/-6। तो ये दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है, नहीं है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 यानी कि कंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट लाइंस है, बस सिंपल। आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/-10 यानी कि 1/-2, दूसरा हो जाएगा -3/6 यानी कि 1/2, यानी कि ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, ठीक है। उसके बाद ये 11 इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा, ये 22 इधर आ जाएगा तो +22 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास -1/2। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो मैनी सोल्यूशन होता है। मैनी सोल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट लाइंस होती है, कंसिस्टेंट लाइंस होती है। यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, पैरेलल वाला इनकंसिस्टेंट होता है। आ जाओ 4/3/2,
इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 3 इंटू 2, काटोगे इसको तो 2/3 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हो गया 2 और ये b1/b2 3। फिर आपके पास ये इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -12 हो जाएगा, तो ये 4 से काटोगे 4 2 जा 4 3 जा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। तीनों के तीनों बराबर हैं, तीनों के तीनों बराबर होंगे तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, मैनी सॉल्यूशन यानी कि कंसिस्टेंट। ठीक है भैया, चलो अब आपको बता रहे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर दोबारा से कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है और जिसका आपके पास ग्राफ मतलब इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होगा उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। देखो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी बता सकते हो, अभी इससे पहले वाले सवाल में किया हमने बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसको आप खुद से कर लोगे है ना, फिर ग्राफ भी ड्रॉ कर लेना अगर कंसिस्टेंट होगा तो ये मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये इजी है, ये आप लोग कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, find the dimensions of the garden। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ आपने मान लिया है कितना है, x मीटर है, ब्रेड्थ आपने मान लिया है बेटा कितना है, ब्रेड्थ को आपने कुछ मान लिया है जो कि कितना है, y मीटर है। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर हो जाएगा 2l+b हो जाता है। कह रहा है क्या, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से कितना है, 4 ज्यादा है। कह रहा है पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना है, 36 है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो 2 × x + y, बस ये इक्वेशन बन गई। इसको काटोगे 18 हो जाएगा, तो 18 = x + y हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इनके डायमेंशंस भी निकालना है, तो चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना था क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड पढ़ा नहीं, बट एग्जाम में आ जाएगा तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह पे y + 4 + y, तो y + 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2y, तो ये हो जाएगा 7, y का वैल्यू आ गया 7, x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 7 + 4 यानी कि 11। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। ग्राफ बनाना था इसमें। गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन राइट, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आपको एक और लीनियर इक्वेशन लगाना है अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। तो देखो पहली इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y -8 = 0। आप दूसरी इक्वेशन बनाओ, आप कोई भी इक्वेशन लिख लो, मान लो आपने यहां पे लिख लिया 5x + 2y + 10 = 0। बस आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है कि a1/a2 जो हो वो b1/b2 के बराबर ना हो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी इक्वेशंस लिख सकते हो आप, तो अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन लिखो दूसरी, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि ये रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या है, यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास क्या, 2x + 3y -8 = 0। तो देखो दूसरी इक्वेशन क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 4x। अब क्योंकि ये दोनों रेशो आगे वाले बराबर हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6y। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना, यहाँ पे आपने लिख दिया +10, तो आपको यहाँ से दिख रहा है ये रेशो बराबर नहीं है। अब मान लो आपको वो वाला भी बताना है क्या, कोइंसिडेंट लाइंस का, तो उसमें तो तीनों रेशो बराबर होते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो पहली इक्वेशन है आप लोगों के पास क्या, 2x + 3y -8 = 0 के। मान लो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा मान लो 6x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 9y हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -24 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास, सिंपल। ठीक है जी, चलो उसके बाद पैरेलल लाइंस, ये कोइंसिडेंट लाइंस सब हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y = 1 एंड ये इन दोनों का ग्राफ बनाना है। उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाओगे यार, एक इक्वेशन है आपके पास x - y + 1 = 0।
आपको सोल्यूशन निकालने, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। सॉल्व करके देखना, है ना, मैंने तो दिमाग में सॉल्व कर लिया ये, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनाओगे, आ जाओ। तो ये हमारे पास क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। फिर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। उसी तरीके से -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, ठीक है। 1 0, 1 -1, 0 0, 1 0, 1 x 0 है, y 1 है, -1, 0 ये हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 0,6 और 4,0, 0,6 यहाँ पे होगा और 4,0 यहाँ पे होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। अब ये जो शेडेड रीजन है, ये ट्राइंगल बन रहा है, आपको ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4 और 1 5। हाइट कितना है बेटा, हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट है, तो ये लगभग 4,2 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी 2,4 पे इंटरसेक्ट करेगा शायद ये, या जो भी पॉइंट होगा। तो ये हाइट होगा आपका, ये हाइट कितना है 4 यूनिट है, तो इंटू 4। तो ऐसे आप इसका ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलो अब एक्सरसाइज 3.2 में कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करो। कर लो यार, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, y को इधर भेजूंगा तो 4 + y हो जाएगा। अब इसको मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की जगह पे 4 + y + y = 14। 4 को उधर भेजेंगे तो 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और y का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। y का वैल्यू आ गया आपके पास 5। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, x = 4 + 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। x 9 y 5, इसको सॉल्व करो, यहां से s का वैल्यू निकाल लो, s = 3 + t हो जाएगा। ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2s + 3t = 6, तो ये हो जाएगा 2s + 3t = 6 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 2s, s की जगह पे मैं लिख दूंगा 3 + t + 3t = 36, 3 2 6 + 2t + 3t = 36, ठीक है। तो 6 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं, 5t = 30, और 5 से कट करूंगा तो t = 5, तो t का वैल्यू आ गया 5। यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो s का वैल्यू आ जाएगा 3 + 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल है, y को इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, तो 3x - 3 जो है वो y का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आ गया है। अब बस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 9x - 3 × y की जगह पे 3x - 3 लिख दिया = 9 लिख दिया। तो ये हो गया 9x - 3 3 9x माइनस कितना हो जाएगा, 9 = 9। तो यहाँ पे देखो आपके पास बच गया लास्ट में 9 = 9। कोई y का वैल्यू नहीं आया, कोई x का वैल्यू नहीं आया। अब क्यों नहीं आया उसको समझो। अगर मैं यहाँ पे a1/a2 निकालूं तो 3/9 हो जाएगा, यानी कि 1/3। b1/b2 निकालूं तो -1/-3, और c1/c2 निकालूं तो 3/9 यानी कि 1/3। तो इस इक्वेशन के तीनों इक्वल हैं, तो ये मैनी सॉल्यूशन वाला है। तो हमेशा याद रखना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ और सिर्फ, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिर्फ और सिर्फ आपका लगता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, जहां पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ये बाकी आप कर लोगे यार, है ना। तो ये वाला मैं कर लेता हूँ, अंडर रूट वाले में कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाता है। इस वाले में क्या करना है आपको, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, इसको पॉइंट हटाने के लिए इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर ही लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13, और ये हो जाएगा आपके पास 4x + 5y = 23, ठीक है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम वाले में मैं बस इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी सॉल्व आप कर लेना, क्योंकि हम बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर चुके हैं।
अब यार बहुत सिंपल सी चीज है, यहां से आपने 2x का वैल्यू निकाल लिया इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये आपके पास 2x का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को यहां चिपका दो, तो 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो इसको इससे काटोगे, 13 टू ज़ा 26 माइनस 3 टू ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये हो जाएगा आपके पास, 26 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26। 23 माइनस 26 कितना हो जाता है, माइनस 3 हो जाता है। काटोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 3 आ गया तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4/2, 4/2 यानी कि 2। x 2 आ गया, y 3 आ गया। ठीक है जी, चलो अगला सवाल, √2x प्लस √3y बराबर किसके है, 0 के है। यहां पे क्या है, √3x माइनस √8y बराबर किसके है, 0 के। देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो √2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। अब उसको यहां पे सब्सटीट्यूट करो, √3 को x की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। 3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y बराबर किसके बेटा, 0 के। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस 3y √16y डिवाइडेड बाई √2। तो √16 का वैल्यू क्या होता है, √2। देखो इधर तो कितना है, माइनस 3y, √16 का होता है माइनस 4, मतलब 4 होता है ना। √2 को इधर भेजोगे 0 हो जाएगा, माइनस 7y इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 0 अपॉन माइनस 7, यानी कि y आ गया 0। y अगर 0 आ गया, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो तो x भी आपके पास आ गया कितना, 0। x 0 y 0, समाप्त। ठीक है, अब ये कर लोगे यार आप, है ना, ये लास्ट सवाल था, ये कर लोगे। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 24। पहले इसको सॉल्व करो, फिर m की वैल्यू निकालो। कैसे सॉल्व करोगे, इसको x और y की वैल्यू निकाल लो। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो यार क्लियरली मुझे दिख रहा है, यहां से मैं एक काम करता हूँ, 2x का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y हो जाएगा। या x का भी अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो x माइनस 3y अपॉन 2 हो जाएगा। अब वो यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कट गया तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 हो गया। 11 को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 5। तो y का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 5 आ गया। अब y का वैल्यू अगर 5 आ गया तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो यानी कि माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो x माइनस 2 हो गया, y 5 हो गया। ठीक है जी, चलो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर दोबारा से सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशन बनाना है, फिर सॉल्व आप कर सकते। अच्छा यहाँ पे यार x और y का वैल्यू तो निकाल लिया पर m का वैल्यू नहीं निकाला। आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, है ना। तो y का वैल्यू कितना है, 5 है, m इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस 2 है, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 को इधर भेजोगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2m आ गया। तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m, काटोगे इसको तो माइनस 1 आ गया m का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बस मैं इक्वेशन बताऊंगा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखो दो नंबर है, एक नंबर को x मान लिया, एक नंबर को y मान लिया, दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। याद रखना x y से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि x को पहले लिखा है। द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब अगर x बड़ा है तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के क्या है,
3 टाइम्स है, बस इक्वेशन बन गई। यहाँ पे 3y सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, तो 2y इज इक्वल्स टू 26 यानी कि 26, यानी कि y का वैल्यू आ गया कितना 13। y अगर 13 आ गया तो भाई बस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, x का वैल्यू आ गया 13, 3 इंटू 13 यानी कि x का वैल्यू आ गया 39। ठीक है जी, चलो ऐसे करना था इसको। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक मेरे पास x हो गया, एक मेरे पास y हो गया। कह रहे हैं जो लार्जर है, मान लो x लार्जर है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, वो छोटे वाले से कितना 18 ज्यादा होगा। बस बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लो। ठीक है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल। अब एक बैट का जो कॉस्ट है, एक बैट का जो कॉस्ट है x रुपीज है, एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है बेटा y रुपीज है। तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7 बैट का कॉस्ट हो जाएगा बेटा कितना 7x हो जाएगा। और 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, 3800। आगे क्या कहता है, कहता है 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट का कॉस्ट होगा 3x, 5 बॉल का कॉस्ट होगा 5y। तो 3x प्लस 5y इन दोनों का जो कंबाइंड कॉस्ट है वो कितना है 1750। दो इक्वेशन बन गई है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो x और y का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो ये फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन ना थोड़े से बच्चों को परेशान करते, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। कह रहा है एक टैक्सी है जो किसी सिटी में फिक्स चार्ज लेती है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, और उसके आगे भी कुछ पूछा है, उसके आगे बाद में। सबसे पहले आपने फिक्स चार्ज को कुछ मान लिया, आपने माना x रुपीज है फिक्स चार्ज, फिर आपने बोला चार्ज पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, चार्ज पर किलोमीटर वो कितना है y रुपीज है, तो देखो उसने क्या है 10 किलोमीटर जो है के कितने दिए 105 रुपए। तो देखो फिक्स चार्ज तो x रुपए है और 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10y, क्योंकि 1 किलोमीटर का y रुपीज है तो 10 किलोमीटर का 10y, और उसके दिए हैं इसने कितने 105 रुपए, 105 रुपए। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है 15 किलोमीटर के 155, x प्लस 15y कितना हो जाएगा 155। दोनों इक्वेशंस को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ से मतलब निकाल लो वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं क्योंकि अभी वो एलिमिनेशन करा नहीं है हमने। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो काटोगे ये तो हो जाएगा 5y, 155 में से ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 40, 155, तो 8 5 40, 8 हो गया। अब अगर इसका वैल्यू 8 हो गया तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 8 हो गया, तो 105 माइनस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, यानी कि फिक्स चार्ज 25 है और पर किलोमीटर का चार्ज 8 रुपए है। अब उसने बोला 25 किलोमीटर के कितने पैसे देने पड़ेंगे, देखो 25 किलोमीटर के x प्लस 25y देना पड़ता ना, तो 25 x का वैल्यू 25 इंटू 8 बस, तो 25, 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये हो जाएगा 225। ठीक है भाई, चलो कितने सवाल हैं बे, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर में होता है एक डिनोमिनेटर में होता है। कहता है अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा, है ना। 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6, it becomes 5/6। तो आ जाओ, अगर मैं इसको इधर भेजूं इसको इधर भेजूं तो 11 इंटू एक्स प्लस 2
इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा एक इक्वेशन 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -4 हो गया। एक इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन आपके पास कैसे बनेगी? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/6, इसको इधर इसको इधर, तो 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y एंड 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y और इज इक्वल्स टू -3। बस दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, है ना। अब सॉल्व नहीं कर रहा भाई मैं, अब तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times as old as his son। कह रहे कि दो लोग हैं, एक है जैकॉब और एक है बेटा उसका सन। मान लो जैकॉब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x years है, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है? y। कह रहे कि 5 years hence मतलब बाद में, तो 5 साल बाद 5 years hence जैकॉब की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी, और उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5। लेकिन उसने कुछ बोला है, कह रहे 5 साल बाद जो जैकॉब की एज है वो अपने बेटे की एज के कितना है? वो अपने बेटे की एज के कितना है? 3 गुना है, 3 गुना है। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई 3y, 5 3 15, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5 यानी कि 10 आ गया। ठीक है। जैकॉब एज 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले 5 years ago 5 साल पहले जैकॉब की एज x माइनस 5 है, y माइनस 5 है ना, 7 times that of his son। जैकॉब की जो एज है 5 साल पहले वो x माइनस 5 है, और बेटे की एज कितनी है? y माइनस 5 थी। तो कह रहे कि जैकॉब की एज 5 साल पहले कितनी थी? 7 टाइम्स थी। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई 7y माइनस 7 5 जा 35, तो 7y को इधर भेजेंगे तो x माइनस 7y, माइनस 5 को उधर भेजोगे तो -30 हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -30। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर देना। लास्ट एक्सरसाइज अब देखो, कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5 दूनी 10। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, या 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसका जो कोएफिशिएंट। माइनस करोगे तो दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, 2x से 2x कैंसिल कर दिया, 2 और 3 कितना हो गया? 5, और 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 6। तो y का वैल्यू आ जाएगा 5/6, है ना। अच्छा, टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, फ्रैक्शन में ठीक है। अब x प्लस वाई का वैल्यू है 5/6 इज इक्वल्स टू 5, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, तो 5 माइनस 5/6, 6 5 जा 30, 30 माइनस 5 यानी कि 25/6। x का वैल्यू आ गया 25/6। ठीक है, ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। इसको सॉल्व करो तो एक इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो एक काम करते हैं, y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। y का कोएफिशिएंट कैसे? यहाँ को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? -2। यहाँ को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 4 है। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी -6x माइनस 8y माइनस 20। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4 2 8x माइनस 8y
इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8। दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, हमेशा माइनस करना है। देखो अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराओगे ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे कहाँ पे माइनस करना है कहाँ पे प्लस। तो जो भी साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो भी इंक्लूड करो। तो प्लस 8y माइनस 8y कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 14x हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस 28 हो जाएगा। 14 टू ज़ा 28 होता है, तो x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू अगर 2 है तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 है। तो x की जगह पे हमने 2 सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। 3 दूनी 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 6 को उधर भेजोगे तो 4y इज इक्वल्स टू 4। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। y 1 है, x 2 है। ठीक है, ऐसे ही मतलब क्या मुझे कराने की जरूरत है? चलो करा लेता हूँ, यहाँ पे करा लेता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं कराऊंगा भाई। तो ये इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन है 9x 2y और माइनस 7 को भी इधर भेजो, माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देखो x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा ना, माइनस 5 3 ज़ा 15y 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। ये है आपके पास 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर दोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 15 प्लस 2 माइनस 13 हो जाएगा। 12 माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5 हो जाएगा। तो y का वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13 आ रहा है। फिर दोबारा से एक बारी चेक कर लेते हैं। 3 9x 5 दिया 15 4 3 ज़ा 12 9x माइनस 2y माइनस 7। ठीक है, ठीक है। y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो तो 3x माइनस 5 इंटू वाई कितना है? माइनस 5/13। तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 25/13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 25 और 52/13 इक्वल्स टू 0। गड़बड़ सा लग रहा भाई मेरे को तो। माइनस 27/13 माइनस 27/13 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 27/13 9/13 माइनस 5/13 9/13। ठीक लग रहा है शायद मेरे को, ठीक ही होगा। ठीक है, चल अब आपको इक्वेशंस बनानी है। कह रहा है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1। कह रहा है कि आपके पास कोई फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, अगर मैं न्यूमरेटर में इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन किस में बदल गया? आपका 1 में बदल गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 हो गया। तो माइनस 1 को इधर भेजो, इसको भी इधर भेजो, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है? इट बिकम्स 12, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं, अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं तो ये कितना बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो बस ये दूसरी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, सॉल्व कर लेना। 5 years ago नूरी वॉज 3 times as old as सोनू। दो लोग हैं, एक है बेटा नूरी, एक है सोनू। तो प्रेजेंट एज इनकी मान लेते हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट एज को कुछ मानो x और y। कह रहे 5 साल पहले 5 years एगो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? x माइनस 5 थी। सोनू की कितनी थी? y माइनस 5 थी। अब कहानी क्या बोली है उसने? 5 साल पहले जो नूरी की एज थी, नूरी की जो एज थी, नूरी वॉज 3 थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, वो सोनू से 3 गुना थी, वो सोनू से 3 गुना थी। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई इंटू 3 3y माइनस 15। इसको इधर, इसको इधर, तो ये बच जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गई। उसके आगे क्या बोला है? 10 years later
10 years later, 10 years later, 10 साल बाद ये बन जाएगा x प्लस 10 y प्लस 10, है ना। 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी सोनू की एज के। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 इंटू 10 20। तो ये इधर भेजोगे, ये इधर भेजोगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहे कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है जिनका सम कितना है, 9 है। तो यूनिट प्लेस पे अगर मैं देखूं तो x आ जाता है, और अगर वहीं मैं देखूं टेंस प्लेस पे तो क्या है, y है। तो जो नंबर है 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट इज 9। तो और इस एक काम करते हैं, इसका रिवर्सिंग नंबर भी निकाल लेते हैं। रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस y, जहां पे x है वहां पे y आ जाएगा। अब पहली इक्वेशन कहती है दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। कह रहे हैं 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर। तो बस अब नंबर क्या है आपके पास, 10y प्लस एक्स, ट्वाइस द नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90y प्लस 9x। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20x प्लस 2y। तो इसको इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 70x इज इक्वल्स टू माइनस 7y। काटोगे तो 10x इज इक्वल्स टू माइनस y। तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 10x। y का वैल्यू आ गया माइनस 10x। कुछ गड़बड़ हुआ है, कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। नंबर क्या है, 10y प्लस x, 90y प्लस 9x, 20x प्लस 2y। ओह, टू वाई को इधर भेजोगे तो 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 88y। और अगर 9x को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 11x। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8y। x इज इक्वल्स टू 8y। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपए। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट एट ऑल, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स फॉर 50 रुपए एंड 100 रुपए। तो मान लो 50 रुपए के मीना को x नोट्स मिले और 100 रुपए के मीना को y नोट्स मिले। तो टोटल उसके पास x प्लस वाई कितने नोट्स थे, 25 नोट्स थे। अब अगर एक नोट की कीमत 50 रुपए है, तो एक नोट की कीमत अगर 50 रुपए है तो टोटल 25 नोट मिले, और टोटल कितने हैं, अच्छा टोटल पैसे इतने हो जाएंगे। तो बेटा x नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, x नोट की कीमत हो जाएगी 50x रुपए, और y नोट की एक नोट की कीमत अगर 100 रुपए है तो y नोट की कीमत कितनी हो जाएगी, 100y। और इन दोनों का सम 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y, इन दोनों नोट्स का जो सम है वो कितना है, कितने रुपए निकाले उसने, 2000 रुपए निकाले, 2000 रुपए। तो 50 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। 0 से 0, 5 4 20, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ये चीज है। आहा, एक क्वेश्चन है, कह रहे कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें कुछ फिक्स चार्ज होता है फर्स्ट 3 डेज के लिए और एडिशनल चार्ज होता है उसके बाद। तो सरिता ने 27 रुपए पे किए 7 दिनों के लिए। देखो सरिता ने 7 डेज के लिए कितने, 27 रुपए पे किए, जिसमें आप ब्रेक करोगे इसको 3 डे प्लस 4 डेज में, 4 डेज में
क्यों? क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया है, और जो वेरिएबल चार्ज है पर डे का जो चार्ज है उसको हमने मान लिया है ₹y मान लिया। तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो तो x रुपए है, और 1 दिन का अगर y रुपए है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, तो एक इक्वेशन बन गई है। अब दूसरा क्या है, शशि ने कितने 21 रुपए दिए, कितने दिनों के लिए 5 दिनों के लिए। 5 डेज को हमने ब्रेक कर दिया कैसे, 3 + 2 डेज में। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है ₹x और 2 दिन का चार्ज है y, तो उसने कितने रुपए दिए 21 रुपए दिए। तो x + 2y कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, x + 4y कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बस। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, टाटा बाय बाय, सी यू सून।